हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का 5वां लेक्चर। इससे पहले हमने 4 लेक्चर पढ़ लिया है। तो यदि आपने चारों वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो आप या तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से सीक्वेंस में क्लास 10th का फिजिक्स का पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको नहीं पता तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा प्लेलिस्ट का लिंक पा सकते हैं और वहां से सीक्वेंस में चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो वाइज आपको मिलेगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। मतलब यहाँ पे सिंपल में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या आपको दूसरे तरीके से आप कह सकता है कि f इक्वल टू r/2 को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए इस फॉर्मूले को। या आपको तीसरे तरीके से एक और तरीके से इसको कह सकता है कि r इक्वल टू 2f, तो इसको आपको कह देगा कि इसको सिद्ध कीजिए। तो यही बात है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, इसको इस तरीके से क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी पूछा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। और तीसरा में हमारा जो क्या होगा टॉपिक होगा कि फोकस दूरी कहते किसे हैं। जस्ट इस दोनों को पहले पढ़ना था, परंतु पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि गोलीय दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध। तो गोलीय दर्पण यदि आपसे कहता है, यदि एग्जाम में कहता है कि गोलीय दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, तब आप अवतल दर्पण पे भी सिद्ध कर सकते हैं या उत्तल दर्पण पर भी सिद्ध कर सकते हैं। आप स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे उस टाइम पर। तो सबसे आसान होता है जो अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण में जस्ट क्या होता है, प्रतिबिंब का जो क्या बनता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो जस्ट अपोजिट बनता है। ठीक है, आभासीय बनता है, इसलिए उस पर थोड़ा कठिन होता है। इसलिए ज्यादातर एग्जाम में गोलीय दर्पण कह के ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप अवतल दर्पण से सिद्ध करेंगे। और यदि आपसे अवतल दर्पण के लिए पूछता है कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, तब भी आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, और पहले हम अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हम जस्ट जो क्या होता है उत्तल दर्पण के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण पर हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो यहां पे हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण। ध्यान से एक एक पॉइंट हमें समझते जाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी स्टूडेंट डेरिवेशन से डरते हैं, जिनको याद नहीं होता, समझ में नहीं आता है, उन इस वीडियो में आप बने रहिए, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम एक अवतल दर्पण बना लिए। ये इसका मुख्य अक्ष है। ये दर्पण का ध्रुव क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है P। ये है मुख्य फोकस है F तथा वक्रता केंद्र है C। ठीक है, इतनी पॉइंट्स आप समझ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रकाश किरणें जो होती हैं, सबसे पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। तो ये कौन सी प्रकाश किरणें हैं, AB प्रकाश किरणें हैं। तो ये AB प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस फिगर को बना दूं अच्छे से। ठीक है, ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहला इतना पॉइंट्स आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर AB प्रकाश किरणें जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो इतना शब्दों में आपको लिखना है। तो ये दर्पण कौन सा का है, तो M1 M2 एक दर्पण है। तो हम कैसे इसको, सबसे पहले इसको माना की करके इस फिगर को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, जिसका ध्रुव P
मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको लिखना होगा, इसलिए मैं एक बार और बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा लिख नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। आप रफ की कॉपी भी लेकर बैठे होंगे तो आप इसको लिखिए। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुवीय मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अपने शब्दों में लिखना है, तब जाकर आप लिखेंगे। इतना लिखने के पश्चात आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक अवतल दर्पण क्या है? M1 व M2 है। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखते हुए चलेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुवीय मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C है, तब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो इतनी बात लिखने के बाद तब लिखेंगे, तब C को मिलाने पर, B को C से मिलाने पर, अब B को यदि हम C से मिलाते हैं तो इसको हम क्यों मिलाए हैं? क्योंकि ये जो कोण होगा परावर्तन के नियम से, ये जो कोण I हो जाएगा और ये कोण R हो जाएगा परावर्तन के नियम से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ये कोई सतह है, इस पर जैसे ही प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो यहाँ से हम एक अभिलंब खींचते हैं और परावर्तित हो जाती है इस प्रकार। तो हम जानते हैं कि ये कोण I होता है, इसे हम R कहते हैं, समझिएगा। तो इसी प्रकार ये हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि जो कोण I होता है वो कोण R के बराबर होता है। इसी प्रकार ये जो कोण होगा इस R के बराबर हो जाएगा। तो इतनी पॉइंट्स आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे? तो ये कोण क्या है? I है, ये R है। आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए एक एक पॉइंट्स आपको समझते हुए चलना है। अभी हम डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं तो इसको फिगर को समझिएगा। तो आशा करते हैं कि इतनी पॉइंट्स आप लिख लिए होंगे। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। अंत में हम बताएंगे कि आपको नोट्स भी कैसे मिलेगा और वहां से आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो इतनी बात लिखने के बाद हमने क्या जाना? हम जाने कि ये कोण I जो है वो कोण R के बराबर है। ठीक है, तो इतनी बात को हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, अब यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि कोण I जो है वो R के बराबर है। तो हम लिखेंगे ABC, ABC लिखेंगे तो A कोण ABC, ABC B में आ जा रहा है ना ये I, तो ABC जो होगा वो CBF के बराबर हो जाएगा, CBF के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तब इससे हमें क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि कोण जो I है वो कोण R के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया, परंतु हम इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसको समीकरण फर्स्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब जाकर इतने बात जाने कि कोण ABC जो है वो CBF के बराबर है। तब हम लिखेंगे तब हम क्या जानेंगे कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो AB है वो CP के समांतर है कि नहीं। देख रहे हैं ना, ये समांतर होने का मतलब ये है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। AB जो है वो CP के समांतर है ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे तब हम लिखेंगे कि कोण, हम लिखेंगे भुजा AB तथा CP आपस में समांतर हैं। ठीक है,
तो आपस में ये दोनों समांतर है, तो समांतर को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए बी जो होगा वो समांतर है किसके भैया, तो सी पी के समांतर है। तो हम जानते हैं कि जब क्या होता है, भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनके कोण भी एकांतर होगा। तो इस भुजा का कोण क्या है आई, तो इस भुजा के इस कोण के एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको मिटका कर टोटल आपको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए इस रेड कलर को मैं यहाँ से आपको डॉटेड नहीं, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पर इस कोण को हमने I कहा था, इस कोण को R कहा था, और जस्ट I के एकांतर कोण ये क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब भुजाएं समांतर होती है, AP जो है वो CP के समांतर है, तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो क्या है I जो है वो इस I के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब APC होगा, ABC जो होगा वो BCP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे, इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं, तब AB C जो होगा तथा BCF के बराबर होता है। ये कोण है ना, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, ए बी जो सी होगा मतलब ये कोण वो बी सी एफ के मतलब इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ए बी सी मतलब क्या है, ए बी सी जो होगा मतलब हमने क्या कहा कि जो कोण ए बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हम समीकरण सेकेंड लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट को देखिए और समीकरण सेकेंड को देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए बी सी है और इधर भी ए बी सी है। तो यदि हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, या हम इस समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाते हैं तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब घटा कर देख भी सकते हैं, जब समांतर है तो कट जाएंगे, ठीक है, परंतु सी बी एफ है वो बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जब इतना हम लिखते हैं तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें प्राप्त होगा कि कोण सी बी जो एफ है वो कोण बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्या है यहाँ पे क्या लिखा गया है, सी बी एफ मतलब जो आर है वो क्या हो जाएगा, बी सी एफ है ना, बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो अब ये दोनों आपस में ये दोनों कोण बराबर हो गए। देखिए ये दोनों इस प्रकार कोण है कि नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे है आर, यहाँ पे आई, तो ये दोनों आपस आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, इनकी बराबर है। मतलब कोण यदि बराबर हो, हम जानते हैं ज्यामिति के नियम से कि यदि दोनों के कोण आपस में बराबर होता है तो उनकी भुजाएं जो होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो जो सी एफ होगा ना, मतलब इसके आमने की आर के सामने की कोण की भुजा क्या है, सी एफ है। तो अब हम लिखेंगे, तब ज्यामिति के नियम से, ज्यामिति के नियम से हम क्या जानते हैं कि जो R होगा वो क्या हो जाए, R के आगे का भुजा क्या है, CF है। तो हम लिखेंगे CF जो होगा वो I के सामने की भुजा क्या है, PF है, मतलब BF है, तो BF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हम जान गए। ठीक है, तो इसका मतलब इस R के सामने का कोण क्या, भुजा क्या है, CF है, I के सामने की भुजा क्या है, BF है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तब आप ध्यान देंगे, तब हम लिखेंगे, तब जब ये दोनों आपस में बराबर हो तब यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो
यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होता है तब क्या हो जाएगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो जो क्या हो जाएगा, बी एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। जो बी एफ है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं पी एफ के बराबर हो जाएगा। जब याद रखेंगे, जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो जो बी एफ होता है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। जो बी एफ भुजा है वो पी एफ भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एफ के बराबर हो जाएगा। इसको हम मानते हैं कि जब दर्पण का द्वारक, मतलब ये जो दर्पण है इसका द्वारक छोटा हो, ये बहुत ही छोटा हो, तो जो बी एफ भुजा है वो क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो कोण है, जो भुजा है ये इस प्रकार आ जाएगी, ठीक है, इसके सामने इस प्रकार आ जाएगी, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो अब आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे बी एफ है, यहाँ पर बी एफ है, तो यहाँ पे बी एफ है, ठीक है, तो बी एफ की जगह पर हम पी एफ भी लिख सकते हैं ना, इस बी एफ की जगह पर हम पी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी एफ पी एफ के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तब हम लिखेंगे, तब जो हम लिखेंगे सी एफ है, सी एफ, अब बी एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं पी एफ, ये हमने लिख दिया, हो सकता है ना। तब जाकर लिखेंगे, तब समीकरण, तब लिखेंगे, तब दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, पी एफ से पी एफ को जोड़ने पर, यदि हम दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ते हैं, पी एफ को जोड़ते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इधर भी हम जोड़ देते हैं सी एफ प्लस पी एफ, और इधर भी हम पी एफ प्लस पी एफ को जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ते हैं तो अब आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं आप तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हम रहने देते हैं, ये दोनों पी एफ क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सी एफ, ठीक है, यहाँ पे पी एफ है ना, तो पी से एफ, यहाँ से यहाँ तक पी एफ हो जाएगा, और उसके बाद सी एफ है तो यहाँ से यहाँ तक पी एफ हो जाएगा। मतलब देखिए पी एफ और फिर से सी एफ, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब जाकर यहाँ से यहाँ तक होगा ना। ध्यान देंगे तो हम कह रहे हैं यहाँ पे सी एफ है, तो सी से एफ यहाँ तक कितना जुड़ा पहले, और इसको जोड़ना है, और फिर से आप ध्यान देंगे तो पी एफ है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो पी से सी तक की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं कि पी सी लिख देंगे, तो हम लिख देते हैं पी अस्सी, ठीक है, इतना हम लिख देते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे और ध्यान देकर समझ रहे होंगे तो पी एफ क्या होता है, ये पी एफ क्या है, पी से एफ को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ क्या होता है भैया, स्मॉल एफ फोकस दूरी होता है। तो हम फोकस दूरी हम इसको लिखते हैं ना, तो हम फोकस दूरी लिखेंगे 2f लिखेंगे। और हम जानते हैं कि जो भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम दूरी मापते हैं, मतलब इस दिशा में यदि हम दूरी मापते हैं तो उसको हम माइनस से लिखते हैं। तो इसके आगे क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस में होगा, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। फिर से पी सी है, तो पी से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, पी से सी तक की दूरी को हम आर से दर्शाते हैं ना, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर। और स्मॉल आर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया इस दिशा में जब भी दूरी मापेंगे तो माइनस में मापेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा। तब ये माइनस से माइनस दोनों और कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे तो आर इक्वल टू 2f मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये है वक्रता त्रिज्या और ये है फोकस दूरी। आपसे कहा गया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो हमने ये बता दिया। अब इसी को, इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा। इस इधर गुणा में है 2, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो यहाँ से r/2 = fv मिलेगा। तो ये भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो या तो आप इस प्रकार, अब इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं, f = r/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट बहुत से स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो रहेंगे। इसको आप f बराबर r/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको बाद ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, या इतना पे भी छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सभी कुछ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये सब डेप्थ वाली बातें हैं, ठीक है। तो इसको यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है उतना फिगर से, तो आप इसको बार बार थोड़ा सा 1-2 बार रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको 3-4 बार में आप देखेंगे, ठीक है, बार बार जब भी आपको कंफ्यूज होता है फिर से वीडियो को ये
निकालिए और देखिए। वीडियो निकालने के लिए आप लिखेंगे कि आप ये चौथा 5वां लेक्चर है, तो आप लिखिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन लेक्चर 5 ब्रदर सर, इतना आपको लिखना होगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन लेक्चर 5 ब्रदर सर, इतना लिखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से इसको पढ़ाई कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास जो 10th है उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमें नोट्स मिल जाए। तो यदि आप भी नोट्स के लिए चाहते हैं तो आपको नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा क्या कर सकते हैं, नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रुपए, बहुत इतना कम रुपए हमने रखा है कि आप भी कहेंगे कि हाँ आपके लिए पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स यहाँ पे मिलेगा बहुत ही कम रुपए में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे हमारे जो सहयोगी होंगे वो आपको बता देंगे। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्रदर सर 30। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज द्वारा आईडी पर आप मैसेज द्वारा बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रेखीय आवर्तन और जो फोकस दूरी होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि आगे के अपने दो टॉपिक हैं। ठीक है, देखिए ये जो डेरिवेशन होता है ये समझ में क्यों नहीं आता है, इसका 2 कारण हो सकता है। सबसे पहली कारण कि आप बेसिक से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जिसको वक्रता त्रिज्या ही नहीं पता होगा या ज्यामिति के बारे में इसको जो फिगर है कि अवतल दर्पण क्या है, प्रकाश का परावर्तन नहीं पता होगा, तो उसको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी कहता हूं कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। अब प्लेलिस्ट के लिए बहुत सारी सुविधाएं आपको दिया गया है, इतने कि भैया सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं। आप ढूंढ सकते हैं क्लास 10th का फिजिक्स में मिल जाएगा, केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, बायोलॉजी भी मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ाई कर लीजिए। या आपको कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम व्हाट्सएप पे मैसेज करने तो आता है ना, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी मांग सकते हैं। बताइए इतना छोटा हमारा चैनल है, परंतु आपके सपोर्ट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, आपके लिए सहयोग करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाता है। तो आपका एक ही कार्य है कि आपको जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए, जो भी आपके फैमिली में है या जो भी आपके रिलेशन में है या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बताइए कि इस चैनल से आप भी पढ़ाई कीजिए। उनके पास जो आपको लिंक दिया जाता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का वीडियो का लिंक, वो उनके पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो सब होता रहेगा। ठीक है, अगला आता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए फोकस दूरी का परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं। तो फोकस दूरी को हम 2 तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। सबसे पहला परिभाषा इसके फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला होता है f = r/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा था। तो ये क्या है, ये है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है, फोकस दूरी है। तो हम इसका क्या कह सकते हैं, ये वक्रता त्रिज्या की क्या कहा गया है, 2 से भाग दिया गया है, और 2 से हम किसी भी अंक में भाग देते हैं तो वो आधा हो जाता है। तो हम इसका डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि किसी वक्रता त्रिज्या के, मतलब किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। ये जस्ट इसका आधा कर रहा है ना, 2 से भाग देते हैं तो आधा हो जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला डेफिनेशन। या तो आप ऐसे कर दीजिए, या आपको दूसरा एक और आपको डेफिनेशन कर सकते हैं, वो आप इसको फिगर से ही समझ लीजिए। ये एक अवतल दर्पण हमने बना लिया। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये इसका क्या है, ध्रुव है P, ये मुख्य फोकस है F, ये क्या है, C है। हम जानते हैं तो यहाँ से मतलब P और F के बीच में जो होता है, जो दूरी होता है, उसे हम स्मॉल f कहते हैं, मतलब फोकस दूरी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दर्पण का, ये कोई दर्पण है तो आप कहेंगे दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
समझ में आया। दूसरा आप डेफिनेशन कह सकते हैं, किसी दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं, तो या तो आप ये कह दीजिए और या तो आप ये कह दीजिए और ये आपका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे और याद रखेंगे जो क्या होता है, फोकस दूरी का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, अब हम अगला अपना बढ़ते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि जो क्या होता है, रेखीय आवर्धन। तीसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब इसका भी दो तरीके से हम डेफिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे रेखीय आवर्धन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल m इक्वल टू जो क्या होता है -v/u। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है और दूसरा एक और होता है कि h'/h। ठीक है, तो ये दोनों इसका फॉर्मूला है, या L/h भी होता है, L/o भी होता है। देखिए इसको बहुत तरीके से संकेत रूप में आपको बताया गया है। ठीक है, 1, 2 और 3 फॉर्मूले, मैं तीनों आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग स्टेट में आपको दिया गया है -L/o। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो v है या जो h है या l है, ये है प्रतिबिंब। ठीक है, या v कहें या h' कहें या l कहें, ये सभी क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। किसका, कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, और जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आप दोनों को, ठीक है, L को हटा दीजिए, अभी मैं बताऊंगा इसको अलग, इसको अब मैं बताऊंगा। ठीक है, ये H है या V हो तो वो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का प्रतिबिंब। और U है चाहे H है, केवल U है या H है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, थोड़ा सा डेप्थ में अब हम जा रहे हैं। और ये क्या है भैया, ये है ध्रुव P। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, तो भैया यहाँ पे कोई वस्तु है, अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब बना। ठीक है, मान लेते हैं ये वस्तु है, ठीक है, A और B, और इसका प्रतिबिंब बना B और C, ये प्रतिबिंब बन गया है, या B A हमने मान लिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो क्या हो जाएगा, ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे, u से दर्शाएंगे, u से दर्शा दीजिए या h से। और जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको हम किससे दर्शाएंगे, या तो v से हम दर्शाएंगे या तो h से, h' से हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका पहला यहाँ से या यहाँ से हम परिभाषा कह सकते हैं, ये है प्रतिबिंब की दूरी और ये है वस्तु की दूरी। तो हम कहेंगे किसी वस्तु का ये क्या है, प्रतिबिंब होगा, तो वो किसी वस्तु का ही तो होगा ना। तो हम लिखेंगे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब है, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये क्या है, ये अनुपात ही तो है, ये अनुपात ही है ना। तो हम कह रहे हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे तो माइनस क्यों लगाए हैं, तो माइनस इसलिए कि कभी भी इधर यदि हम इधर दूरी मापते हैं, मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में यदि हम दूरी को मापते हैं तो उसको हम माइनस लेते हैं। ठीक है, उसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु के दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे किसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लेंगे। तीसरा आता है, तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा एक तीसरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का भी यूज होता है और इस तरीके से भी हम परिभाषा कर सकते हैं। ये जो है ये L है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, हम दूरी यहाँ पे कह रहे थे, और ये L क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये वस्तु की लंबाई है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु है तो उसी का ना प्रतिबिंब होगा, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो या तो आप ये डेफिनेशन बोल दीजिए दूरी में, ठीक है, या आप वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं, इस प्रकार कह दीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं हर टॉपिक को पढ़ाता हूं और जो मैं चाहता हूं कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े, आप उसको समझ के याद करें। तो यदि आपको समझ में आया तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नोट्स के लिए तो आपको पहले ही हमने बता दिया है, तो उस नंबर पे आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।